ये है बच्चों हमारा क्लास 11th इकोनॉमिक्स टॉप 40 एमसीक्यू मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। तो आप सभी बच्चे पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है अपने दोस्तों को, ठीक है। तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारत में औद्योगिक श्रमों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी जिसे आप इंग्लिश कहते हैं सीपीआई, ठीक है, वो हेतु आधार वर्ष कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यह बताएं 1981 से, 82 से, 83 से, 84 से। तो याद रखिएगा बच्चों कि भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कब से स्टार्ट हुआ है, याद रख लीजिएगा 1982 से, ठीक है। फिर अगला सवाल आपसे बोलेगा कि भारत में शहरी, सुनिए पूरा, कि भारत में शहरी गैर शारीरिक कर्मचारी हेतु उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है। देखिए वही सवाल है लेकिन यहाँ पर शहरी गैर शहरी बोल दिया गया। तो देखिए क्या होगा सही जवाब, इसका हो जाएगा 1990 से 1991 का जो पीरियड है उसे ही माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला फिर है देखिए कृषि, यहाँ बोला है कृषि श्रमिकों, तो याद रखिएगा कृषि श्रमिकों का कब से होता है बच्चों, 1986 से 1987 का जो वर्ष था वो कृषि श्रमिकों उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष था, ठीक है। अगला है हमारा कि किस सूचकांक की सहायता से मुद्रास्फीति का माप किया जाता है। उपभोक्ता कीमत दिया हुआ है, थोक कीमत सूचकांक है, कृषि है और बच्चों संवेदी सूचकांक है। तो किसके द्वारा बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मुद्रास्फीति हुआ है थोक कीमत सूचकांक, ठीक है। अगला भारत अंग्रेजों के शासन से कब मुक्त हुआ। इतना हार्ड सवाल मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कि आपको ये सवाल का जवाब आता ही नहीं था, कि मुझे इतना हार्ड सवाल जवाब नहीं मालूम, आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि भारत अंग्रेजों शासन से कब स्वतंत्र हुआ। और किसी लड़के ने अगर गलत किया, ठीक है, तो उसका भाग्य एकदम उज्जवल होगा, ठीक है, बता देता हूँ किसी ने जवाब गलत होता है इसका। अगला सवाल है हमारा 6 नंबर का कि अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत किन उद्योगों के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में सुविख्यात है। देखिए और जब अंग्रेज नहीं है तो उसके पहले का बताना है। तो याद रखिए भारत किस में विख्यात था, देखिए सूती और रेशमी वस्त्रों से सप्लाई होता था। धातु तो हमारे यहाँ फेमस था और जितने सारे बहुरुत्तम मतलब मनी हो गया, टाइप बहुत से रूबी हो गया, सफायर हो गया, ये सारा पाया जाता था। इसलिए ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारा औपनिवेशिक काल में राष्ट्रीय आय के आकलनकर्ताओं में सम्मिलित है। देखिए औपनिवेशिक काल में बोला उसमें कौन कौन शामिल थे, दादा भाई नौरोजी, आरसी देसाई, डॉक्टर VKRV राव, ठीक है, और या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन कौन शामिल थे देखिए इसमें, ये सारे के सारे जन मौजूद थे, इसलिए 7th का डी सही उत्तर होगा। अगला है हमारा ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है गाँव में वास करती है। देखिए अभी ने ब्रिटिश के समय का बताया, तो याद रखिए उस टाइम कितना था, लगभग 85% हमारा जो भारत की जनसंख्या था वो क्या रहता था, ग्रामीण क्षेत्रों में रहता था, हमारे गाँव में रहता था। अगला सवाल हमारा कि औपनिवेशिक काल में, ठीक है, भारतीयों का प्रमुख मुख्य थे। औपनिवेशिक काल में बताना क्या था बात, तो सबसे ज़्यादा भारत में क्या कर लोग कृषि करते थे, लेकिन आजकल नहीं है कृषि, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमसे बोला हुआ, हम लोग पीडीएफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि उत्पादकता की कमी हेतु होता है। देखिए कृषि में कमी हुआ किसके कारण, सीधा बात है। तो क्या हुआ था कि प्रौद्योगिकी यानी हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो ही रहा था, ठीक है, उसका निम्न स्तर था। सिंचाई सुविधा तो एकदम अभी भी आजकल, उर्वरक का देखिए नगर निगम आजकल फर्टिलाइजर बढ़ा हुआ है लेकिन अब पहले तो नहीं था। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट कर लिए टिस्को, आपने नाम सुना होगा, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी का नाम, ठीक है। क्या इसका स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा इसका स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, हमारा बी में है, इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा औपनिवेशिक काल में निम्न में से कौन सा कार्य क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, औपनिवेशिक काल में बोला है रेल है, विद्युत परिवहन संचार, ये सारे के सारे आप बताइए क्या नहीं है, सारे के सारे तो सरकारी में आते हैं। अगला है हमारा ब्रिटिश शासन काल में भारतीय निर्यात तो सम्मिलित है। देखिए ब्रिटिश ने निर्यात बोला गया है, ठीक है, कपास है, नील है, पटसन सभी, आप ही बताइए क्या ये सारा चीज़ सप्लाई नहीं होता था। कॉटन सप्लाई होता था, उजाला सप्लाई होता था जिसे हम नील कहते हैं, पटसन भी सप्लाई होता है जूट का। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम अगर आपको जनगणना यानी क्या हो सकता है बच्चों, जनगणना कब स्टार्ट हुई ये बताना है। तो याद रखिएगा कब स्टार्ट हुआ था, ये आपका बच्चों 1881 ईस्वी में। कब हुआ था ये, 1881 ईस्वी में स्टार्ट हो गया था। अगला सवाल है हमारा कि किस देश की आर्थिक प्रणाली हो सकती है, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है, समाजवादी, मिश्रित या फिर सभी। तो देखिए सीधा बात है बच्चों, किस में होगा, पूंजीवादी में भी होगा, मिश्रित तो होगा क्योंकि प्राइवेट और बच्चों सरकारी आगे इसमें, और समाजवादी भी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है वो कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सरकार ही विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन संबंधी क्या कर लेती है, निर्णय लेती है। तो कौन सी आर्थिक प्रणाली होगी बच्चों, जहां पर सीधा बात है समाजवादी में क्या करे, सरकार लोगों के विभिन्न वस्तुओं के दान पे क्या लगे, अपना फैसला देगी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका सही जवाब होगा।
अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किसे बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है? याद कर लीजिए कि जो हमारा कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स है, जिसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, वही क्या कहलाता है बच्चों? बाजार व्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 17 का बी सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से योजना आयोग, देखिए योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, हमें ये बताना है। तो याद रखिए बच्चों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश के प्रधानमंत्री होते हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, योजना आयोग की स्थापना, देखिए योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, वर्ष 1950 में हो गई थी। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या था? सीधा बात है कि भारत में पंचवर्षीय योजना हर बार चल रही थी। क्यों चल रही थी? ताकि भारत क्या कर डेवलप कर सके, आधुनिकीकरण हो, आत्मनिर्भर हो, समृद्धि, ये सारे के सारे फैक्टर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों हमारा, कि वर्ष 1990 में जीडीपी, देखिए बात है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र का कितना प्रति योगदान था, हमें यह बताना है। तो वो था बच्चों 40.59%। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ये हमारा बी में इसका सही उत्तर छिपा हुआ है। अगला, हरित क्रांति की विशेषता है, आप बताइए। HYB सीड, आपने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का यूज किया होगा कभी खेतों में, तो आपको मालूम होगा कि ये क्या है बच्चों? ये उच्च उत्पादक वाली यानी हाई ऐसा सीड है बच्चों, आप ग्रो जिसमें बहुत जल्दी प्लांट ग्रो कर देता है, कीटनाशक का अधिक यूज होता है इसमें, रासायनिक उर्वरक का भी उपयोग हो जाता है, ये सारे के सारे कथन से, इसलिए 22 का क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक दृष्टि से भारत की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो सीधा बात है बच्चों, किस में निर्भर थी? कृषि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, कि करवे समिति जो समिति थी वो किस कमेटी किससे जुड़ी हुई थी, ये बताना है। तो याद रखिए किससे जुड़ी हुई थी? ये ग्राम एवं लघु उद्योग से क्या थी? जुड़ी हुई थी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बच्चों, थोड़ा सा पीडीएफ को एडजस्ट कर लेते हैं फिर से एक बार। देखिए हमारा सवाल है कि भारत में नवीन आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? तो यह नवीन बोला हुआ, याद रखिएगा बच्चों, कब से स्टार्ट हुआ था? ये 1991 से स्टार्ट हो गया था, वर्ष 1991 इसका सही उत्तर है। अगला है हमारा, भारत में वर्ष 1981 में कौन सा संकट उत्पन्न हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा, विदेशी ऋण क्या हो चुका? बढ़ चुका था, विदेशी मुद्रा को उसमें कमी आ चुकी थी, और आवश्यक जितनी वस्तु सबका दाम बढ़ चुका था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा 27 नंबर, कि भारत में सरकार का व्यय, ठीक है, आय से अधिक होने पर वित्त व्यवस्था का स्रोत क्या है? सीधा बात है। तो देखिए, सरकार का व्यय अगर आय से अधिक हो जाए तो वित्त व्यवस्था का स्रोत क्या होता है? याद रखिएगा, सही जवाब है कि सरकारी बैंक से उधार लेना पड़ेगा, जनसंख्या से भी उधार लेना पड़ेगा, और अंतर्राष्ट्रीय तो करना ही पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक को विश्व बैंक, बताइए, आप खुद बताइए, वर्ल्ड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? इतना हार्ड सवाल है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जो लोन देता है उसको विश्व बैंक कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब छिपा हुआ है। अगला सवाल है बच्चों हमारा 29 नंबर सवाल, कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने पर भारत सरकार पर क्या शर्तें लगाई गई थी? कि सीधा बात है, भारत सरकार पर क्या शर्तें लगाई गई थी बच्चों? तो सरकार उदारीकरण करेगी, मतलब अपने हिसाब से उन लोगों को चेंज करना पड़ेगा जब लोन इसी के लिया जाता है। निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटा देगी, सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 का टी टिक कर लीजिएगा, सही उत्तर। अगला 30 नंबर सवाल है, भारत सरकार द्वारा उदारीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुधार किए गए? औद्योगिक में, वित्तीय में, व्यापार तथा निवेश में, या फिर उपरोक्त सभी? तो किस में किए गए बच्चों? याद रखिएगा, औद्योगिक में भी हुआ था, वित्तीय भी होगा, व्यापार था, सभी के सभी फैक्टर यहाँ पर सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, कि वर्ष 1991 में नीति में कितने उद्योगों को लाइसेंस अनिवार्य रूप से रखा गया था? 3 उद्योग में टोटल कितने अब इंडस्ट्री को दिया गया था कह सकते हैं। ठीक है, तो कितने को दिया गया था बच्चों? टोटल 6 उद्योगों को दिया गया था। अगला है नवरत्न कंपनी, फेमस कंपनी है। ठीक है, ये क्या करती है, किसमें शामिल, ये हमें पूछा हुआ है। तो ये क्या है? सीधा बात है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है, हाँ सही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये भी सही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी सही है। तो 32 का क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 32 का डी। फिर देखिए बच्चों हमारा, कि भारत में नवीन सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत व्यापार नीति में सुधार का लक्ष्य होता है, वो किसके अंतर्गत आता है, हमें ये बताना है सीधा सीधी। तो क्या होगा? देखिए कि आयात और निर्यात पे क्या हो? परिमाणात्मक प्रतिबंधों समाप्ति हो जाए, प्रशुल्क दरों में कटौती है, आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया समाप्ति हो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है बच्चों हमारा, कि भारत में वर्ष 1992 से 2001 तक कृषि क्षेत्र की समृद्धि की दर कितनी थी? कृषि क्षेत्र कितना डेवलप करता है हमें बताना है। तो कम से कम बच्चों 3.5%, सॉरी 3.3% डेवलप किया था। तो 34 का क्या हो जाएगा? बी इसका
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 34 का बी यहाँ पर है। अगला है, फिर से देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला हुआ है कि मध्य सेवा क्षेत्र, ये देखिए कितना डेवलप किया था, सेमी ईयर पूछा हुआ है, तो याद है कितना डेवलप किया था, 8.2% डेवलप किया था। अगला सवाल है बच्चों हमारा, थोड़ा पीडीएफ हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, कि भारत में वर्ष मध्य उद्योग, देखिए यहाँ बोला मध्य उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी थी, याद रखिए कितना था बच्चों, ये था 6.5%। फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बच्चों गठन कब हुआ, तो याद रखेंगे जिनेवा में इसका बच्चों हेडक्वार्टर कह सकते हैं, ठीक, कार्यालय। और ये बच्चों क्या होता है, इसका गठन कब हुआ, तो 1995 में, 37 का सी सही जवाब होगा। अगला है फिर से बच्चों 1992 2001 तक। ठीक है, यही सवाल पूछा हो बार बार कि भारत के सकल घरेलू जीडीपी की बच्चों जीडीपी किस रेट से बढ़ रहा था, तो 6.4%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला है वर्ष 2004 से 5 में भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व की पुष्टि से कौन सा स्थान था। इन देखिए कोई भी देश अपने पास क्या पैसा नहीं रखता, हमेशा गोल्ड रखता है। अब वही बच्चों विदेशी विनिमय रिजर्व कितना था उस टाइम, भारत के कितना नंबर पर था ये हमें बताना है, तो वो था बच्चों 6ठे स्थान पर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारा कि भारत में एनएसएसओ के वर्ष 2004 से 5 के आंकड़ों के अनुसार निर्धनता का अनुपात था कितना, तो निर्धनता का अनुपात कितना था बच्चों, 21.8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। तो देखिए ये था क्लास 11th इकोनॉमिक्स का आप सभी बच्चों के लिए एग्जाम से संबंधित टॉप 40 एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में सीधा जाके छपेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इन एमसीक्यू अच्छे से नोट कर लीजिए और जितना हो सके अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आऊंगा आपसे, ताकि आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन गलती ना हो, 40 में 40 आपका एग्जाम में सही हो। ठीक है, तो चलिए मिलता है अपने वीडियो, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।